नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है आशीष गोयल। फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक लेक्चर लेकर। इस अमेजिंग सी सीरीज में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आई होप अब तो हम एक फैमिली हो गए हैं, एक कनेक्शन बिल्ड हो गया, एक बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ चुका है। मैंने इस पूरे चैप्टर में यही कोशिश की है बेटा, या आने वाले जितने तमाम चैप्टर्स होंगे उसमें यही एक कोशिश है कि आपका एनसीईआरटी 100% कवर किया जाए, साथ ही साथ नीट के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्लियर किए जाएं, प्लस जितना भी कंटेंट दे रहे हैं हम आपको वो इजी भाषा में समझाया जाए। चौथा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं वो सारे आप लोग बना पाए। राइट, चलो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने डिसऑर्डर्स पढ़ लिए थे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन कौन से सर? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया और अल्बिनिज्म। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन कौन से? हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। स्टार्ट करते हैं बेटा हीमोफीलिया के साथ। देखो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है बेटा? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। यानी कि इसका जो, देखो मान लो ये फीमेल ले लिया मैंने, ये फीमेल ले ली। फीमेल के अंदर क्या होगा बेटा? ये XX होगा, ये XX प्रेजेंट होगा, यहां पर इसका जीन प्रेजेंट है ना, ये जीन प्रेजेंट है बेटा। अब ये वाला जीन क्या करता है सर? ये वाला जीन एक क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। कौन सा सर? क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है 8। बिल्कुल अच्छी बात है। फिर हमने देखा यार यहां पर एक और जीन है, ये बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा? 9 है ना। और एक और जीन यहां पर है, ये बनाता है बेटा क्लॉटिंग फैक्टर 11। सर ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से समझो। अगर कोई, ये देखो ये वेसल्स, ब्लड वेसल्स बनाई है मैंने, है ना। मान लो इस ब्लड वेसल में इंजरी हो गई, या यहां पर कोई इंजरी हो गई, यहां पर कोई इंजरी हो गई, तो क्या होगा? ब्लड आ जाएगा, बाहर ब्लड आने लगेगा। यानी कि इसमें इंजरी हो गई है तो यहां पर क्या होगी? कैस्केड ऑफ रिएक्शन होगी। सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे फैक्टर 4, 5, देन 6 आ जाएगा, देन 7 आ जाएगा, है ना। इसके बाद फैक्टर 8 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा। तो ये पूरी कैस्केड ऑफ रिएक्शन होती है बेटा, है ना। कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होती हैं। अगर ये फैक्टर नंबर 8 ना बने, ये फैक्टर नंबर 8 ना बने बेटा, इसकी सिंथेसिस ना हो पाए, या फिर इसकी सिंथेसिस ना हो पाए, तो क्या होगा? तो होगा प्रॉब्लम, तो होगा बवाल। ठीक है ना। अगर ध्यान से समझो कि इसको बनाने वाला, इस फैक्टर को बनाने वाला जीन में कोई डिफेक्ट हो जाए तो होगी डिसऑर्डर कौन सी? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए। ठीक है, हीमोफीलिया ए। अगर ये वाला इसको, इस 9 फैक्टर नंबर 9 को बनाने वाली जीन डिफेक्ट हो जाए तो होगी हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बी। ठीक है। और अगर इस क्लॉटिंग फैक्टर, इस थर्ड वाले को अगर बनाने में हो जाए, मतलब 11 को बनाने में कोई डिफेक्ट आ जाए जीन में, तो होगी डिजीज हीमोफीलिया सी। ये सबसे कॉमन कौन सी है सर? ये सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा यही देखी जाती है। ये है रेयर और ये है वेरी रेयर, बहुत ही कम केस देखे गए हैं। बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। होता क्या है चलो ध्यान से समझो। होता ये है, हीमोफीलिया के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता, नहीं बनता। ठीक है ना। जिसकी वजह से ड्यू टू नॉन सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर क्या होगा? क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये क्लॉटिंग टाइम बढ़ गया। आप बोलोगे सर नॉर्मल इंसान में कितना होता है? नॉर्मल एक पर्सन में होता है ये 1 से 7 मिनट में क्लॉट हो जाना चाहिए।
ब्लड डिपेंड ऑन कि भाई वुंड जो घाव है वो कितना गहरा है। आप बोल रहे हो कि सर घाव पूरा गहरा है, इतना बड़ा है, तो भाई स्टिचेस लगाने पड़ेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो क्लॉट हो सकता है वो लगभग 1 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है सीधा उसको वहीं पे प्रेस करके डॉक्टर के पास लेके जाओ, स्टिचेस लगाएगा फिर वो, ठीक है। लेकिन जो हीमोफिलिक पर्सन होगा, जो हीमोफिलिक पर्सन होगा उसका ये टाइम पीरियड बेटा हाफ एन आवर से 30 मिनट से 24 घंटे तक बढ़ सकता है। सोचो इतनी देर में, 1 घंटे में तो पूरी बॉडी का सारा ब्लड निकल जाएगा। बात समझ में आई? पूरी बॉडी का सारा ब्लड निकल जाएगा। तो ये डिसऑर्डर, पहला डिसऑर्डर है कौन सा? हीमोफीलिया ए, ठीक है। इस हीमोफीलिया ए को हम और क्या बोलते हैं बेटा? इस हीमोफीलिया ए को हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, रॉयल डिजीज। इसमें क्या नहीं बन रहा है आप जानते हो? क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर क्या नहीं बन रहा है? 8 नहीं बन रहा है। रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं सर? क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली को थी, है ना। ये जो थी वो रॉयल फैमिली के अंदर देखी गई थी, रॉयल फैमिली के अंदर क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री में देखी गई थी बेटा, इसलिए ये रॉयल फैमिली में देखी गई थी, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है ना, इसको हम एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्युलिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्युलिन भी बोला जाता है। जनरली यही डिजीज होती है, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है। हीमोफीलिया बी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिसऑर्डर भी, क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले 5 साल के छोटे बच्चे के अंदर, क्रिसमस के अंदर, उसका नाम सरनेम क्रिसमस था, तो उस बच्चे के अंदर सबसे पहले ये बीमारी देखी गई थी 5 साल के बच्चे के अंदर, तो उसका नाम क्रिसमस डिसऑर्डर पड़ गया, ठीक है। और ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 नहीं बन रहा है, तो इसलिए इस फैक्टर को हम क्रिसमस फैक्टर भी बोल देते हैं। बात समझ में आई? इसको हम क्रिसमस फैक्टर भी बोल देते हैं, या इसको हम पीटीसी, प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिक कंपोनेंट, है ना, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट भी बोला जाता है। इतना सब आपको नहीं जानना है। मैंने आपको सिर्फ क्या बताया? हीमोफीलिया एक ब्लीडर्स डिजीज है ना। ये क्या है बेटा? ये ब्लीडर्स डिजीज है। इसके अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडर्स डिजीज है। इसके अंदर क्या होने लगती है? ब्लीडिंग होने लगती है। क्लॉटिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इतना होना चाहिए, इतना हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन होती है पूरा और ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। उनमें से अगर कोई भी फैक्टर नहीं बन पाएंगे जिनको, जिस जीन की डिफेक्ट की वजह से, तो जीन डिफेक्ट हुआ और वो नहीं बन पा रहे हैं एंजाइम्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो जा रहे हैं। बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। चलो, इसके बाद एनसीईआरटी क्या लिखती है उसको भी एक बार देख लेते हैं। दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, बिल्कुल ठीक है, which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny। बाद में बात करेंगे इन सब चीजों की। In this, a single protein that is a part of the cascade of protein involved in the clotting of blood is affected। Clotting of blood में जो cascade of reaction, मतलब chain of reaction जो होती है, उसमें से कुछ factors नहीं बनते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। Due to this, in affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding। The heterozygous female carrier hemophilia transmit the disease to son। इसको हम बाद में करेंगे। The possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare and mother of such a, ये सब हम बाद में करेंगे। आपको सिर्फ एक चीज देख लो, The family pedigree of Queen Victoria show a number of hemophilic descents, she was a carrier of the disease, है ना। आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या क्वीन विक्टोरिया में हुई थी। बाकी की तमाम बातें मैं आपको पेडिग्री कराते हुए पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। कराने को मैं आपको यहां भी बता सकता हूं, लेकिन 4 जगह पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करना है? जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब चीजों को समझेंगे, ज्यादा बेहतर लगेगा। क्लियर है बात? समझ में आई? चलो, कौन सा अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है हीमोफीलिया को? नीट 2016 का सवाल है। तो भाई सिंपल सी बात है, रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। सर आंसर तो दोनों ही सही है, मोर अप्रोप्रिएट कौन सा है? और ज्यादा डिटेलिंग हो गई तो आंसर ये जाएगा।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं, डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं। आप बोलोगे दोनों ही सही बात है, लेकिन जब एक्स लिंक पूरा डिटेल दे दिया तो ये जाएगा, अगर ये नहीं दिया होता तो रिसेसिव जीन डिसऑर्डर चला जाता। क्लियर है बात? इसलिए इसने लिखा मोस्ट अप्रोप्रिएटली। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे डिसऑर्डर की, कलर ब्लाइंडनेस। तो याद रखो कलर ब्लाइंडनेस में क्या हो रहा है बेटा, a person is not able to differentiate कलर्स, है ना, ब्लू कलर, रेड कलर और ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता पर्सन। ठीक है, तो इसको इट इज कैसे पता लगाएंगे, इट इज डिटेक्टेड बाय इशियारा चार्ट्स या कार्ड्स बोल दो, चार्ट बोल दो, है ना। आपने देखा होगा, आप गूगल पे भी डालोगे तो मिल जाएगा इमेजेस में, इशारा चार्ट बीच में ऐसे गोला होता है, बीच में नंबर लिखे होते हैं, फिर आपको पहचानना होता है नंबर कौन सा है। आप तो इजीली देख के पहचान जाते हो, लेकिन कलर ब्लाइंड जो पर्सन होगा उसको तो कलर डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा, वो उसको कुछ नहीं दिखेगा, वो नंबर नहीं देख पाएगा। ठीक है, इससे ये पता लगाते हैं। ठीक है, एक और एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट लिखा हुआ है भाई इसके ऊपर कि ये मेल में 8% मेल के अंदर ये डिसऑर्डर है ना, 8% मेल कलर ब्लाइंड है और 0.4% फीमेल कलर ब्लाइंड है, यानी कि 8% मेल कलर ब्लाइंड होंगे और 0.4% फीमेल कलर ब्लाइंड होंगे, राइट। तो इसके अंदर होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस होती है यानी कि हमारी आंख में, हमारी आईज में क्या है, कोन्स हैं। ये किसके बने हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन किसने बनाया है, जीन ने। ये जीन कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से कोन्स बहुत ज्यादा नहीं बन पाए हैं, है ना, और जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो गया है, बंदा कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर ये भी ड्यूट्रेनोपिया, दूसरा ट्राइटेनोपिया, ये टाइप्स है बेटा, टाइप्स है कलर ब्लाइंडनेस के। प्रोटेनोपिया, ये टाइप्स हैं कलर ब्लाइंडनेस के, ध्यान से सुनना। इसमें ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ग्रीन कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता वो, है ना। इसमें ब्लू कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ब्लू कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और इसमें रेड कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, रेड कलर नहीं देख पाता वो, है ना, रेड कलर को तरीके से नहीं देख पाएगा। इसलिए ऐसे लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लू तार कहीं और जोड़ेगा, रेड वायर कहीं और जोड़ देगा, ऐसे लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जाने से पहले आप कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप जरूर कराइए, है ना। एनडीए 12 में जाने के लिए भी कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप जरूर होता है पहले। तो यहाँ याद रखिएगा, आपको याद रखने का तरीका बताया तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्या है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, है ना। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इज रनिंग ओवर गब्बर, है ना। ये क्या होगा, ग्रीन, ठीक है, ये होगा ब्लू और ये होगा बेटा रेड। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रनिंग ओवर गब्बर, बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। चलो एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में, तो एनसीईआरटी ये लिखती है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, 0.4% फीमेल्स को है, 8% मेल्स को है। बाकी की जितनी बातें लिखती हैं पेडिग्री में डिटेल बताऊंगा, आप सब लोग खुद से पढ़ के जान पाओगे, समझ पाओगे, एक एक लाइन, एक एक बात। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ सवाल देखते हैं अब इसके ऊपर बेटा। अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। ये कलर ब्लाइंड फीमेल है, कलर ब्लाइंड फीमेल है, यानी कि कैसी होगी, एक्स क्रोमोसोम पे दोनों रिसेसिव होंगे, यही तो कलर ब्लाइंड होगा भाई। आप अगर बात करूं कि मेल कलर ब्लाइंड होगा तो मेल के अंदर दो कंडीशन बनेगी, ए एक्स कैपिटल सी वाई, एक्स के ऊपर ये जीन है ना,
तो ये दूसरी बनेगी एक्स स्मॉल सी वाई, ये एक्स के ऊपर जीन है कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल सी वाला जो है इसके ऊपर ये नॉर्मल होगा और ये स्मॉल सी वाला जो है वो डिजीज होगा, ठीक है। दूसरा, अगर फीमेल होती है, ठीक है, तो फीमेल के अंदर क्या कंडीशन बनेगी, एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी, या एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, या एक्स स्मॉल सी और एक्स स्मॉल सी, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों तो नॉर्मल है क्योंकि ये तो रेसेसिव डिसऑर्डर है ना, जब रेसेसिव कंडीशन में आएगी तभी डिजीज होगी। बात समझ में आई आपको, एकदम क्लियर है। तो इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल है, तो कलर ब्लाइंड फीमेल तो यही होगी, है ना, क्लियर है बात। देखो आप यहां पर देख पा रहे हो, मैरीज अ मैन हुज मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, इसकी माता कलर ब्लाइंड थी बेटा, इसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, और ये नॉर्मल मैन है ना, नॉर्मल मैन है। तो ये कैसा होगा, पिताजी से तो वाई आया होगा, इसकी मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, तो ध्यान से समझना, यानी कि ये बात कर रहा है, ठीक है ना, ये बात कर रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, इस बच्चे में, इसकी माँ के इस बच्चे में, तो ये तो एक सी स्मॉल सी आया होगा मदर से और फादर से वाई आया होगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस की प्रोजेनी कितनी होगी, तो ध्यान से समझो, चेकर बोर्ड बना लो। मेल के यहां लिख दो गैमेट्स, फीमेल के यहां लिख दो, तो क्या बनेगा, एक्स स्मॉल सी डिजीज्ड, एक्स स्मॉल सी वाई डिजीज्ड, एक्स स्मॉल सी डिजीज्ड, एक्स स्मॉल सी वाई। तो भाई एक चीज समझो कि सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, डिजीज्ड, ये भी डिजीज, ये भी डिजीज, ये भी डिजीज, ये भी डिजीज। बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर हुई सारी चीजें। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अ कलर ब्लाइंड women is heterozygous for albinism and sickle cell anemia। भाई ये जो माँ है ना, ये कलर ब्लाइंड है, ठीक है, ये अल्बिनिज्म के लिए हेट्रोजाइगस है। अल्बिनिज्म तो ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, तो ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, और सिकल सेल एनीमिया के लिए भी हेट्रोजाइगस है, यानी कि HbA HbS होगा। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, है ना, इन दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है, अल्बिनिज्म और सिकल सेल एनीमिया के लिए, और ये कलर ब्लाइंड वुमेन है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर गैमेट्स विल कंटेन द एलील फॉर ऑल थ्री डिसऑर्डर। ध्यान से समझना, डिसऑर्डर वाला एलील ये रहा, इसमें से तो 100% आएगा, डिसऑर्डर वाला एलील ये रहा, इसमें से आएगा 1/2 चांसेस है, तो कैपिटल या स्मॉल है। डिजीज वाला ये रहा, गैमेट में आने के चांसेस 1/2, या तो ये आएगा, तो टोटल चांसेस कितने हुए 1/4, यानी कि 25%। बात समझ में आई, क्लियर है, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अ नॉर्मल विमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक नॉर्मल विमेन है और इसके फादर कलर ब्लाइंड थे, तो इसमें से फादर में से एक सी तो आया होगा, यानी कि एक सी आया होगा स्मॉल सी। तो ये बताना चाह रहा है कि ये जो नॉर्मल विमेन है ना, अगर इसके फादर कलर ब्लाइंड थे ना, तो ये विमेन कैरियर है, ये विमेन ऐसी है, कैरियर है, कैसी है, कैरियर, ठीक है, कैरियर है, क्योंकि एक स्मॉल सी तो आया ही होगा ना फादर से, ये वाला, मदर से ये वाला आया होगा, तभी नॉर्मल है। मैरिड अ कलर ब्लाइंड मैन, इसने शादी की किससे, एक कलर ब्लाइंड मैन से। तो ये इसका रेशो बताइए आप कि कितने प्रतिशत प्रोजेनी अफेक्टेड होगी, कलर ब्लाइंड होगी। तो यहां पे मेल बना दो, ठीक है, और यहां पे फीमेल बना दो। तो यहां पे एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी वाई, एक्स स्मॉल सी वाई, एक्स स्मॉल सी वाई,
तो ध्यान से देखो, ये वाली नॉर्मल है ना, बट कैरियर, ये नॉर्मल, ये दोनों रिसेसिव है, डिजीज्ड, ये डिजीज्ड। तो कितने परसेंट हुई बेटा? 4 बच्चों में से 2 डिजीज आएंगे, तो यानी कि 50%। बात समझ में आई आप लोगों को? एकदम क्लियर हुई बात। अ विमेन इज कैरियर फॉर बोथ कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। ठीक है, मदर जो है, इसी के यहाँ पे लिख देता हूं, मदर जो है वो कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी, है ना, और हीमोफीलिया पे। एंड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम एक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। कैरियर है, कैरियर मतलब ये वाला जीन कैरी कर रही है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएगी अपनी। ठीक है, कैरियर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो। कैरियर मतलब होता है नॉर्मल, माता नॉर्मल हो और कैसी हो, हेट्रोजाइगस हो। ये कैरियर सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव के केस में हो सकता है, रेसेसिव डिसऑर्डर। तो हम तो सारे रेसेसिव डिसऑर्डर पढ़ते हैं। तो देखो, हेट्रोजाइगस है, डिजीज तो नहीं होगी। डिजीज कब होती? जब दोनों स्मॉल स्मॉल आ जाते हैं, रेसेसिव डिसऑर्डर। तो ये दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है। द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम एक्स क्रोमोसोम, दोनों सेम एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, डिजीज वाला। ठीक है। इफ शी मैरीज अ मैन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, ये इससे शादी करती है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर चिल्ड्रन विल सफर फ्रॉम बोथ डिसऑर्डर? ठीक है, मेल ले लो यहाँ पे, ये एक्स स्मॉल सी वाई, ठीक है ना। ये वाला तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए नॉर्मल है, एक्स ही ले लेता हूँ मैं, नॉर्मल है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें एक्स और सी एच, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स सी एक्स, एक्स स्मॉल सी वाई, एक्स स्मॉल सी एच, और ये एक्स स्मॉल सी एच वाई। इसका मतलब ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि कितने फ्रैक्शन बच्चे दोनों डिसऑर्डर से सफर करेंगे। इसको क्या है, इसको कुछ भी डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मल फीमेल है। ये डिजीज्ड मेल है, किसके लिए? कलर ब्लाइंडनेस के लिए। ये कलर ब्लाइंडनेस होगी इसको, लेकिन ये हीमोफीलिया के लिए नॉर्मल है। ये लड़का जो होगा, ये जो सन होगा, दिस इज बोथ कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के लिए क्या होगा? डिजीज्ड होगा। तो 25% आंसर जाएगा बेटा। बात समझ में आई आप लोगों को? एकदम क्लियर है, बहुत ही आसान सी बातें हैं। आप पहले लिख लो कि मदर कैसी होगी, फिर फादर कैसे होंगे, फिर पनेट स्क्वायर बना दो, बहुत क्लियर है ना। करेक्ट मैच, फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ये गलत हो गया। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड, गलत बात। हीमोफीलिया वाई लिंक्ड, गलत बात, क्योंकि थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो यही आपका सही है, ठीक है बात एकदम। अब बात करते हैं बेटा कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आज हम अब कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2 तरीके के होते हैं। क्या? पॉलीप्लॉइडी होती है, पॉलीप्लॉइडी होती है, और एक होती है एन्यूप्लॉइडी। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अगर गेन ऑफ क्रोमोसोम है या फिर लॉस ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो गेन ऑफ क्रोमोसोम है तो 2 कंडीशन बनी बेटा, ट्राइजोमी यानी कि 2n+1, कोई भी एक क्रोमोसोम बढ़ गया, और टेट्राजोमी 2 क्रोमोसोम बढ़ गए। सर ये तो बता दिया, कुछ नया पॉइंट बताओ इसमें। सुनो नया पॉइंट सुनो। मैंने बोला कि क्रोमोसोम नंबर 18 है, ये होगी ट्राइजोमी। क्रोमोसोम नंबर 18 का एक और तीसरा आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर
क्रोमोसोम नंबर 19 में भी आ जाए तो क्या हो गई ये टेट्रासोमी नहीं हुई कि सर 2 क्रोमोसोम बढ़ गए हैं, ये हुई डबल ट्राइसोमी। इसको हम बोलते हैं डबल ट्राइसोमी, है ना। इसको मैं बोलूंगा 2n+1+1, ये डबल ट्राइसोमी कहलाता है। टेट्रासोमी क्या होगा फिर, 2 कैसे बढ़ेंगे, अगर 18th क्रोमोसोम में ही ऐसे कंडीशन आ जाए तो ये टेट्रासोमी कहलाएगा। बात समझ में आई, ये 2n+2 है, यानी कि 17th क्रोमोसोम अगर एग्जैक्ट एक और कॉपी आ जाए उसकी, यानी कि 2 इसमें थे 2 और आ जाए तो ये टेट्रासोमी है। अगर 16th के एक और आ जाए और 18th के एक और आ जाए, दोनों के एक और आ जाए तो 2 की ट्राइसोमी हुई है ना, तो डबल ट्राइसोमी कहलाता है वो। बात समझ में आई। दूसरा है एक पहला मोनोसोमी और नलीसोमी। मोनोसोमी मतलब 2n-1, एक क्रोमोसोम गया और एक ही में से 2 क्रोमोसोम जाएंगे तो नलीसोमी। बात समझ में आई। और डबल मोनोसोमी क्या होगा, मान लो एक 11th क्रोमोसोम में से एक चला गया और 17th में से एक चला गया तो डबल मोनोसोमी होगी, नलीसोमी नहीं कहलाएगी। 16th क्रोमोसोम पूरा निकल के चला गया तो नलीसोमी कहलाएगी। क्लियर है बात। पॉलीप्लॉइडी होता है गेन ऑफ a set of chromosome, haploid set of chromosome, gain of haploid set of chromosome। इसके अंदर होंगे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, ऐसे कंडीशंस जाती है। ठीक है, अब देखो हमें 3 डिसऑर्डर पढ़ने हैं क्रोमोसोम को लेकर, क्रोमोसोम लेवल पे डिसऑर्डर है। कौन कौन से, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर्स सिंड्रोम। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। तो ये क्या है, ट्राइसोमी है क्रोमोसोम नंबर 21 की। पहली बात तो एडिशनल कॉपी आ गई है क्रोमोसोम नंबर 21 की, लैंगडन डाउन ने 1866 में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। अब ध्यान से सुनना, इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से पहचान सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस ये आप पढ़ते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके ऐसे पेट से मतलब इंजेक्शन डाल के वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा निकाल लिया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चे के सेल्स भी होते हैं और उनके सेल्स की क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, पूरा एक चार्ट बनाता है क्रोमोसोम का ऐसा, ठीक है ना, ऐसा पूरा एक चार्ट बनाया क्रोमोसोम का। इसको बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग, ये कैरियोटाइपिंग हम लोग करते हैं और यहाँ पर पता लगा लेते हैं कि देखो कि यहाँ पर क्रोमोसोम 3 आ गए हैं या 2 आ गए हैं। देखो जैसे 21 में आपको क्रोमोसोम 3 दिख रहे हैं तो आपको कैरियोटाइपिंग से पता चल जाता है। कैरियोटाइपिंग किसकी करोगे, बच्चे के सेल की। बच्चे का सेल कहाँ से मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड में, उसको निकालना एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को हम यूज टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ये भी सवाल आ चुका है ऑलरेडी नीट के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब इस सिंड्रोम में क्या होता है, हेड से बात करो, हेड से, है ना। इसका देखो पूरा हेड कैसा होगा, फ्लैट हेड होगा, है ना, फ्लैट हेड होगा। फ्लैट हेड होगा मतलब पीछे से फ्लैट होगा और आगे से चौड़ा होगा। ठीक है, माथा भी इसका एकदम फ्लैट होगा। ठीक है, और नीचे आ जाओगे तो इसका जो मुंह होगा वो खुला रहेगा, मुंह खुला रहेगा। जीभ बड़ी सी जीभ होगी, बाहर प्रोट्रूडेड टंग होगी, बाहर निकली होगी, है ना। मैंडिबल सप्रेस्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, और नीचे आओगे हार्ट, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होगी, यानी कि बाई बर्थ इसको हार्ट डिजीज होगी। तो बेटा इसका सिर्फ पीछे से फ्लैट है ना, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा इसका। ठीक है, बिग और रिंकल टंग होगी जो कि हमेशा बाहर निकली रहेगी, है ना। और इसको और नीचे आओगे तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होगी। और नीचे आओगे हाथ में, इसके हाथ में एक पर्टिकुलर, जैसे मैं हमारे हाथ में पाम क्रीज है ना, ये क्रीज है ना, इसके हाथ में से गोल 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 एक अलग सी क्रीज देखने को मिलेगी, एक स्पेसिफिक सी। तो मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप, एक डिफरेंट एक स्पेसिफिक पाम क्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और नीचे आओगे तो इसकी पूरी फिजिकल डेवलपमेंट, पूरी डेवलपमेंट भी कैसी होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी और ये मेंटली रिटार्डेड होगा थोड़ा। ठीक है, तो देखो शॉर्ट स्टेचर्ड होगा, यानी कि हाइट कम होगी, विद स्मॉल राउंड हेड, फरो टंग मतलब टंग बाहर निकली होगी, पार्शियली ओपन माउथ, मुंह खुला होगा,
पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, एक स्पेसिफिक सा पाम क्रीज देखने को मिलेगा। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होगी। फिजिकल स्टंटेड ग्रोथ, मतलब स्टंटेड ग्रोथ है, फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हुई, मेंटली भी रिटार्डेड है, मेंटल ग्रोथ भी नहीं हुई, साइकोमोटर ग्रोथ भी नहीं हुई। साइकोमोटर ग्रोथ होती है कि आपके इंपल्सेस, आपके सेंसेस, आप सेंस कर पाते हो चीजों को, आपके धीरे धीरे न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं, हर जगह जाने लगते हैं, न्यूरॉन्स भी एलोंगेट होते हैं, ऑक्जेंटिक ग्रोथ करते हैं, वो सब नहीं होगा इसके अंदर, है ना। इसके सेंसेस भी थोड़े से स्लो होंगे, साइकोमोटर ग्रोथ भी नहीं हुई है। तो आप ऊपर से देखोगे तो पीछे से फ्लैट हेड होगा, है ना, माथा इसका चौड़ा होगा, जीभ बड़ी होगी, रिंकल्ड होगी, बाहर निकली होगी, मैंडिबल सप्रेस्ड होगा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होगी, पाम क्रीज पे स्पेसिफिक पाम क्रीज होगी, उंगलियों पर की टिप पर इसके गोल गोल लूप्स होंगे, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड होगा, फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी। ये सारी चीजें इस बच्चे को देखने को मिलेंगी, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। फिर क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम क्या है? क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में बेटा क्या होता है, उसमें तो क्रोमोसोम 21 की ट्राइजोमी हो गई थी। इसमें क्या हुआ है, नॉर्मल 44 क्रोमोसोम तो है ही है, प्लस एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम की कॉपी आ गई है मेल के अंदर। तो होगा ये क्या, मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा, ध्यान से बनना, ये मेल होगा। लेकिन एक एडिशनल कॉपी आ गई है एक्स क्रोमोसोम की, वहां पर एडिशनल कॉपी आ गई थी एक 21 क्रोमोसोम की, ठीक है ना, ट्राइजोमी हो गई थी। तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइजोमी हो गई है। सर ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन बताता हूँ आपको। बताइए यहाँ पर कौन सा लॉ फेल करता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फेल करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फेल कर जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अंडर नॉर्मल कंडीशन ये लॉ यूनिवर्सल होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, लेकिन इस केस में लॉ फेल करता है। देखो ध्यान दीजिएगा, भाई ऐसे आपके क्रोमोसोम लग गए, मान लो ये क्रोमोसोम है पहला, ये 21 क्रोमोसोम, ये 22 क्रोमोसोम मान लो, है ना, क्रोमोसोम ये पहले का डुप्लीकेट, 21 का डुप्लीकेट और 22 का डुप्लीकेट। तो ध्यान से देखिएगा बात को, एकदम प्यार से देखो, इसमें ये तीनों ऊपर खींचते हैं और ये तीनों यहाँ पे नीचे खींचते हैं, ये तीनों ऐसे खींचेंगे, क्लियर बात समझ में आई, तो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर क्या हो, ध्यान से सुनना, अगर ये वाला इसके साथ ऊपर चला जाए, ये वाला भी इसके साथ चला जाए, तो होगा क्या, अगर नॉर्मल जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है डिसजंक्शन, है ना, नॉर्मल जा रहे तो डिसजंक्शन, आधे ऊपर चले आधे नीचे। लेकिन क्या पता ऐसा हो जाए, इसके साथ ध्यान सुनना, ये वाला क्रोमोसोम एक और आ जाए, ये वाला इसके साथ आ जाए ऐसे, ठीक है, और यहां पर एक ही रह जाए, ठीक है। तो आप एक चीज समझ रहे हो क्या, यहां पर इसमें क्या हुआ, ये नॉन डिसजंक्शन हुआ, मतलब एक क्रोमोसोम ऊपर एक्स्ट्रा चला गया, प्रॉपर तरीके से डिसजंक्शन हुआ ही नहीं, नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं इसको हम। तो यहां पर जब नॉन डिसजंक्शन होगा, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन होगा, तो आपको क्या लगता है ना, एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम ज्यादा आ रहा है और एक के अंदर एक कम आ रहा है। जिस सेल के अंदर कम जाएगा वो मोनोसोमी करा देगा, और जिस सेल के अंदर ज्यादा चला गया वो ट्राइजोमी करा देगा। बात समझ में आई? यानी कि ध्यान से मानना, यहां पर एक में तो 3 आ गए और एक में एक ही आया स्पर्म में। अगर मान लो ये वाला स्पर्म फ्यूज किया तो क्या होगा, मोनोजोमी होगी, और ये वाला स्पर्म फ्यूज किया तो ट्राइजोमी होगी। तो डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म फ्यूज कर रहा है, हो सकता है नॉर्मल स्पर्म फ्यूज कर जाए तो नॉर्मल होगा, कोई कंडीशन नहीं होगी। बात समझ में आई? तो ये कंडीशन आती क्यों है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है ना, नॉन डिसजंक्शन की वजह से। तो ध्यान दो, genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosome resulting into a karyotyping of XXY। देखो अब इसमें क्या हुआ, XXY आ गया, एक X एक्स्ट्रा आ गया, तो होगा तो मेल होगा, मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल मेल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा। लेकिन ध्यान से सुनना, तो ओवरऑल तो मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, लेकिन फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, कौन से,
होगा मेल लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा मेल के अंदर, इसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, है ना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। बंदा स्टेराइल होगा, फर्टाइल नहीं होगा, आगे बच्चे नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल वाले आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि हाई पिच वॉइस होगी, है ना, शोल्डर बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होंगे, पेल्विस थोड़ा सा ब्रॉड होगा, है ना, तो ये सारे फीमेल वाले कैरेक्टर्स, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे। और फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, तो ये मेल होगा लेकिन फीमेल की तरह दिखेगा, बॉडी मैस्कुलाइन लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे। क्लियर है बात? टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल होगी एक्सो, फीमेल होगी लेकिन 2 एक्स नहीं है ना, एक ही एक्स है, तो फीमेलनेस कम होगी, फीमेलनेस कम होगी। बात समझ में आ रही है? फीमेलनेस कम होगी इसके अंदर, फीमेल होगी, प्रॉपर फीमेल नहीं होगी, सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के डेवलप नहीं होंगे, ओवरीज का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। देखते हैं, इट इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। सर मोनोजोमी हो गई है तो 45 क्रोमोसोम्स ही होंगे, 46 होते हैं, एक कम हो गया, 45 होंगे। सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री ओवरी है मतलब डेवलप नहीं हुई है, प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है। बिसाइड्स अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, मतलब फीमेल वाले कैरेक्टर नहीं होंगे, फीमेल होगी लेकिन फीमेलनेस कम होगी। बात समझ में आई आप लोगों को? चलो इसके ऊपर ये सवाल करते हैं, नीट 2016 का सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको ये मैंने क्वेश्चन जान के डाला है ताकि आप कॉन्सेप्ट सीख पाओ। अ सेल इज एट टीलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट in plant brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cells at telophase. There is no formation of cell plate. उसने बोला, एक बच्चे ने बोला कि जो टीलोफेज आ चुका है, टीलोफेज में अब क्या होगा, सेल प्लेट बनने लगती है, आधा सेल इधर, आधा क्रोमोसोम उधर, आधा इधर, और सेल डिवाइड कर जाएगा, सेल डिवाइड कर जाएगा। प्लांट सेल की बात कर रहा है, प्लांट सेल में सेल प्लेट से डिवाइड होता है। लेकिन अगर सेल प्लेट ही नहीं बनी तो ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले वो जीवन फेज में क्या होगा, एस फेज में जाके अपना डीएनए डबल कर लिया होगा, फिर G2 फेज में क्या होगा, फिर प्रोफेज पीमैट में क्या होगा, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पीमैट में क्या होगा, जीवन में एस में जाके इसने क्या किया होगा, अपना डीएनए डबल कर लिया होगा, डीएनए डबल। अब ये टीलोफेज में पहुंच गया, टीलोफेज यानी कि इसके क्रोमोसोम क्या है, हर जितना हमारे 23 पेयर है ना, इसमें 46 पेयर होंगे, क्यों, डबल भी तो हुआ था, 46 पेयर होंगे, यानी कि अगर हमारे 46 है तो इसमें 92 होंगे बेटा, है ना। अब ये 4n है, क्लियर है। अब ये डिवाइड नहीं कर पाया तो सेल कैसी हो जाएगी, 4n हो जाएगी क्या। अगर ये डिवाइड ही नहीं किया, डिवाइड होने पर 92 में से 46 इसमें जाते, 46 इसमें जाते, लेकिन सेल प्लेट नहीं बनी, डिवाइड नहीं हो पाया। और अगर डिवाइड नहीं हो पाया तो ये 92 के 92 आ गए, क्या हो गई, पॉलीप्लॉइडी हो गई। क्या हो गई बेटा, पॉलीप्लॉइडी हो गई। एन्यूप्लॉइडी क्यों होती है सर, नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है। अगर क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन हो, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऊपर चला जाए, डिसजंक्शन सही से नहीं हो पा रहा, तो क्या हुई, एन्यूप्लॉइडी हुई। लेकिन अगर सेल डिवाइड नहीं कर पाया, सेल ने क्या किया, सब कुछ क्रोमोसोम नंबर डबल कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब सेल डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो इसके पास तो डबल क्रोमोसोम्स है ना, तो यानी कि सारे क्रोमोसोम्स डबल होंगे, यानी कि 2n से 4n बन गया, पॉलीप्लॉइडी हो गई। सेल डिवाइड ना कर पाए तो पॉलीप्लॉइडी, सेल का नॉन डिसजंक्शन हो तो एन्यूप्लॉइडी। क्लियर बात, समझ में आई? ओके भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर बताओ जिसमें ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट है और गायनेकोमेस्टिया हो जाता है और स्टेराइल होता है। मेल होगा XXY कंडीशन, कौन सा, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम। अभी हमने पढ़ा कि होगा तो मेल मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स होंगे लेकिन फीमेल की तरह दिख रहा होगा। ऑल राइट, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, है ना। हमने सारे डिसऑर्डर पढ़ लिए, अब हमारा सिर्फ एक पार्ट बचा है जेनेटिक्स के अंदर। आई होप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। पेडिग्री सबसे डर लगता है मैं, बट पेडिग्री मैं आपको ट्रिक्स के साथ कराऊंगा और ऐसी जबरदस्त पेडिग्री कराऊंगा कि आप लोग सारे सवाल बना पाओगे, चाहकर क्वेश्चन नहीं गलत कर पाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच।